बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो जो 14 अगस्त की तकरीबात हैं वो रात गए ख़त्म हुई, लेकिन रात गए तक क्या होता रहा मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूँ। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में बल्कि हलीम आदिल शेख साहब की मैंने वीडियोज़ देखी। उन्होंने और उनके साथियों ने काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल के और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी निकाला और वहाँ पर अवाम को काफ़ी मुतहरिक किया था। बहरहाल मर्दान का शो मैंने देखा, बड़ा हैरानकुन था। अली मोहम्मद खान वहाँ से, आतिफ खान वहाँ से, तो इन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये 2 दिन जीत लिए हैं। यानी मैं अगर आपको वादे तौर पे ये कहूँ कि हुकूमत का जो अंदाज़ा था वो गलत साबित हुआ और 15 महीने के बाद, यानी 9 मई को 15 महीने गुजर गए हैं। 15 महीने के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और आम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर शहरों में इस तरह रैलियां निकाली हैं, जुलूस किए हैं। क्योंकि देखिए 14 अगस्त का मौका था, हुकूमत काफ़ी लेवल आगे तक गई, हुकूमत ने काफ़ी सख्ती की, काफ़ी डंडे शंडे चलाए, बहुत सारे लोगों को जो है वो ज़ख्मी भी किया, बहुत सारे लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया, ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर किया, उन्हें खींचातानी की गई। उसके अलावा जो है वो आंसू गैस की शेलिंग की गई। ये सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने खौफ का बुत तोड़ा है और बजाय इसके कि वो गिरफ्तारी से डरे, बजाय इसके कि वो डंडों से डरे, लोग निकले और निकलकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी उठाए। कुछ नई चीज़ें हमने देखी, वो बहुत अजीबोगरीब थी। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे से चिढ़ती है हुकूमत, तो उन्होंने क्या किया, ड्रोन कैमरे लेकर आए, उन ड्रोन्स के साथ झंडे हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ाना शुरू कर दिए। फिर उनकी वीडियो बना बना के डाली और वो ड्रोन्स को कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी इधर ले जा रहे हैं। तो एक तो ये काम किया नया। दूसरा, ये जो आपके टावर्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े ऊंचे लगे होते हैं, जिनको आप कहते हैं मोबाइल फ़ोन टावर्स, जहाँ से आपको सिग्नल्स आते हैं इंटरनेट के। तो ये जो टावर्स हैं, उन टावर्स के टॉप के ऊपर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के झंडे लगा दिए नौजवानों ने। बल्कि वो वीडियोज भी है किस तरह वो ऊपर चढ़ते हैं, जाके वो लगाते हैं। हर आदमी उस पर चढ़ नहीं सकता, ये नहीं जा नहीं सकता, उसकी ये प्रैक्टिस नहीं होती, लोग खौफ खाते हैं, वो तो बहुत ही ऊंचा होता है। लिहाजा ये वहाँ पर लगा के फिर निकल लिए, अब उतारे कौन। तो बहुत अजीब अजीब तरीके से इन्होंने किया। मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर और बैनर जो है उनकी तौहीन की गई। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब के बैनर और पोस्टर पंजाब में लगाने नहीं दिए जा रहे थे, वो नौजवान लेकर आए और उन्होंने पुलों से और ऊंची जगहों से नीचे लटकाना शुरू कर दिए। वहाँ पे नीचे लोग नारे लगाते थे, जोश के साथ जो है वो आवाज़ें लगाते थे, नारे लगाते थे, इमरान खान के हक में नारे लगाते थे। अब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने बड़ी तकोदो करके F9 पार्क में गालिबन वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, म्यूजिकल शो, कि जश्न आज़ादी पे हम एक म्यूजिकल शो करवा रहे हैं तो पाकिस्तानी आ जाए। बड़ी सख्त उन्होंने कड़ा इंतजाम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अंदर नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान का झंडा अंदर जाना चाहिए। वो भी झंडा कपड़े का बना हुआ होता है, कोई आदमी अगर अपने जिस्म के नीचे लपेट के ले जाए या कोई खातून अपने पर्स में डाल के ले जाए तो कैसे आप झंडा टटोल सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। तो लोग खाली झंडे अंदर ले गए और फिर पाकिस्तान के झंडे तो थे ही, उन्होंने डंडे के नीचे दूसरा झंडा लगाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी वहां नजर आना शुरू हो गया। अब हमने कुछ मनाजिर ऐसे देखे, यानी इस्लामाबाद के जो इंतजामिया है उनका म्यूजिकल शो है, वहां पे उन्होंने जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया और कोशिश की है कि कुछ हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ना आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे ना लगे। और थोड़ी देर के बाद इंतजामिया को महसूस हुआ कि ये पूरा का पूरा शो जो है ये हाईजैक हो गया है और यहां पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के झंडे थे, इमरान खान साहब के नारे थे, कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे थे, यानी तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। फिर एक और वो नारा लगाते होते हैं, अब वो भी मैं सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं जी कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। तो लगा लगा के नारे लोगों ने जो है वो सारे म्यूजिक कॉन्सर्ट का, इंतजामिया की सारी कारकर्दगी का बेड़ा गर्क करके रख दिया और वहां पे 804 नंबर कैदी के नारे लग रहे थे। अब आ जाए आप कोयटा में बलूचिस्तान में भी कई जगहों के ऊपर, पशीन में और जगहों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और आम शहरियों ने जब रैलियां निकाली तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बहुत बड़ी तादाद में वहां पे भी थे। अब लोगों की एक वाबस्तगी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चारों सूबों में, तो वहां पे भी लोग थे। लेकिन वहां पे जो बुक्टी स्टेडियम है कोयटा में, वहां पे एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसके लिए स्पेशली डिप्टी वजीर आजम को भेजा गया कि पहुंचे कोयटा। डिप्टी वजीर आजम कौन है? इसहाक डार, नवाज शरीफ साहब के समधी, बहुत करीबी नवाज शरीफ साहब के, जिनको नवाज शरीफ साहब ने जानबूझकर डिप्टी वजीर आजम इसलिए बनाया कि वो ये चाहते थे कि वजीर खजाना और वजीर दाखिला ये दोनों लोग क्योंकि कहीं और से आए हुए हैं और अजनबी हैं, तो ये मेरे समधी से ऊपर नहीं होने चाहिए, मेरा समधी इनसे आगे होना चाहिए। लिहाजा अपने समधी को डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया
इसहाक डार साहब को। अब इसहाक डार साहब वहां पे पहुंचे और वहां पे सरफराज बुगटी साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, वजीर दाखिला भी रहे पीछे निगरान हुकूमत में, इन्होंने ज्वाइन कर ली थी, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है, इन्होंने ज्वाइन कर ली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब की पार्टी में चले गए थे और फिर वजीर आला बलूचिस्तान इनको बना दिया गया। अब ये दोनों हजरात जब स्टेडियम में दाखिल हुए और उन्होंने वहां तकरीर करने की कोशिश की तो इसहाक डार साहब की मौजूदगी में फिर बलूचिस्तान के नौजवानों ने वो नारे लगाए और वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे निकल आए। अब वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग फिर रहे हैं जस्ट सिक्योरिटी के लिए, उनके सामने वो तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा रहे हैं और साथ वीडियोस बना रहे हैं। तो वीडियोस भी बन गई, नारे भी लग गए और नारे वहां लगे चोर चोर के। इसहाक डार साहब को देखकर लोगों ने अंधाधुंध चोर चोर के नारे लगाए और बड़ी बदमज़गी हुई वहां पे, बहुत ज्यादा बदमज़गी हुई। यानी एक तो लोग बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए, लेकिन जितने लोग आए वो सारे चोर चोर के नारे लगा रहे थे हुक्मरानों को देखकर। तो ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए, जब आपने मैंडेट चोरी किया होगा तो आपके साथ यही होगा ना। मैंडेट चोरी करने के बाद जब अवाम की राय के खिलाफ एक राय कायम करने के बाद, बंद कमरों में वो फैसले करने के बाद जो लोगों ने बैलेट पेपर के अंदर खुलेआम जाकर किए थे और सारा दिन लाइनों में लगकर वोट दिया था, जब आपने बंद कमरों में फैसले किए तो फिर लोग तो आपको चोर कहेंगे, आपने मैंडेट चोरी किया है। बहरहाल ये था जी पूरा लुब्बे लुबाब, जो कुछ होता रहा, जो कुछ हम देखते रहे 13 अगस्त और 14 अगस्त को। इमरान खान साहब की कॉल ना सिर्फ स्वाबी में कामयाब हुई, बल्कि इमरान खान साहब की कॉल दूसरे नंबर पे कामयाब हो गई 13 और 14 अगस्त की भी। अब उन्होंने करने 3 जलसे। 3 जलसों के लिए बैरिस्टर गौर साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। और क्योंकि हाई कोर्ट्स के अंदर ये केस चल रहा है, कराची में भी, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी, तीनों जगह पे जो हाई कोर्ट्स है वो नाको नाक भर गई हैं। तहरीक इंसाफ भी अजीब व गरीब हिकमत अमली के साथ चल रही है, जाती है इजाजत मांगती है, इजाजत नहीं मिलती हाई कोर्ट चली जाती है, हाई कोर्ट कहती है जी दोबारा कर लें, फिर इजाजत होती है, फिर इजाजत कैंसिल होती है, फिर हाई कोर्ट चली जाती है, हाई कोर्ट फिर इजाजत लेकर देती है, वो फिर जाते हैं, फिर इजाजत कैंसिल हो जाती है, वो फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं। इतनी दफा हाई कोर्ट गए हैं कि अब जजेस को भी शर्म आना शुरू हो गई। यार ये हम एक जलसा नहीं करवा सकते एक पॉलिटिकल पार्टी का, वो अपना आईनी और कानूनी हक मांग रहे हैं और उस वक्त मांग रहे हैं जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने जलसे कर रही हैं। ना सिर्फ जलसे कर रही हैं बल्कि धरने दे रही हैं। इधर लाहौर के अंदर जलसे हो रहे हैं, उधर रावलपिंडी में जलसे हो रहे हैं, वहां पे धरने हो रहे हैं, उसके बाद कराची के अंदर जलसे हो रहे हैं, तकारीब हो रही है, उसके बाद आप ये देखें इस्लामाबाद के अंदर धरने हो चुके हैं, जलसे हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश नहीं निकली और तहरीक इंसाफ ने किया यह है कि जलसा तो चलो जब होगा तो होगा, वो निजाम को नंगा ही करते चले जा रहे हैं, नंगा ही करते चले जा रहे हैं। यानी जलसे का खौफ जलसे से ज्यादा तारी है। फर्ज करें अगर जलसा हो जाता आज से 2 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में, तो अब तक तो शायद लोग उस जलसे को भूलना शुरू हो जाते। मेरी बात में गौर कीजिएगा, आप इनकी अक्ल का अंदाजा करें। ये कितने बड़े साइंसदान हैं, इनको इस बात का नहीं समझ कि आज से 3 महीने पहले अगर इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा कर देती तो क्या अब तक लोगों को वो जलसा उस तरह से याद होता? हाँ, ये जरूर होता एक बड़ा जलसा की एक बड़ी ताकत है, आज एक नई खबर होती। जब जलसा होगा, जलसा 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता खबर रहेगा, उसके बाद नई खबर आ जाएगी ना, या नया मोमेंटम उनको बनाना पड़ेगा। तो एक जलसा होने देते। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है ना, वो पिछले 6 महीने से इस्लामाबाद में हो रहा है। फिर परमिशन फिर नहीं होता, फिर परमिशन फिर नहीं होता। उन्होंने जलसे की तलवार सर पे लटकाई हुई है और खौफजदा किया हुआ है। यानी जलसा हो जाता तो जो होना था वो हो जाता, बहुत बड़ा जलसा हो जाता, चले तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो जाता। उसके बाद क्या होता? अगला दिन आता, फिर अगला दिन आता, फिर ये कोई बंगी मारते हुकूमत वाले, वो मामला फिर कहीं और चला जाता, फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती, फिर अगली डिस्कशन, फिर अगली डिस्कशन, फिर अगला जलसा आने में टाइम लगता। लेकिन आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो भी नहीं रहा और जलसे का खौफ भी बदस्तूर मौजूद है तीनों जगह पे, लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में। ये तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली। बहरहाल अभी जलसा हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, हुकूमत ने बहुत रोक लिया है। अब जलसे के लिए जो लोग मना करते हैं उनमें से एक शख्स को जो है वो अब सदारती अवार्ड भी दिया जा रहा है। सदारती अवार्ड जो है उनकी अनाउंसमेंट की गई है। मैं जरा पहले आपको उसके बारे में बता दूं, फिर कुछ चीज़ें और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि हलाल इम्तियाज दिया जाएगा जनाब उमर फारूक साहब को। ये उमर फारूक साहब कौन है? दुबई में रहते हैं जी, और ये वो शख्सियत है जिन्होंने वो घड़ी खरीदी थी जो इमरान खान साहब ने सेल की थी। अब इसके ऊपर 2 कहानियां हैं। वो कहते हैं जी मैं डायरेक्ट ले ली थी, ये कहते हैं जी हमने किसी को बेच दी थी, वहां से उसने खरीद ली, और किसी के कहने के ऊपर खरीदी, और खरीदने के बाद जो है वो उसने लाके एक सरकारी गवाह बनने के तौर के ऊपर मीडिया के अंदर इमरान खान को गंदा करने की कोशिश की।
तो ये वो खिदमात है जिनके एवज उमर फारूक साहब को, और उमर फारूक साहब के ऊपर बहुत अजीबोगरीब किस्म के केसेस भी हैं, इनकी शोहरत भी बहुत अजीबोगरीब बात चीजों के हवाले से है। तो बहरहाल उमर फारूक साहब जो है उनको पाकिस्तान हलाल इम्तियाज दे रहा। आप क्राइटेरिया चेक करें, क्या कमाल है। मैं सिर्फ 4 आपको भी बताऊंगा, बाकी बड़े बड़े हीरे हैं जिनको मिल रहा है सदारती अवार्ड। ये आज तो इन्होंने अनाउंस किया ना, फैसला कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं 14 अगस्त को, और फिर 23 मार्च को दे देते हैं। 23 मार्च जो है ना, हनूज दिल्ली दूरस्त। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि भाई अभी तो बहुत महीने पड़े हैं, 6-7 महीने का टाइम पड़ा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7वें महीने में जाके कौन होगा कौन नहीं होगा कौन जाने। तब तक हो सकता है दोबारा इलेक्शन हो जाए, या तब तक ये हुकूमत पता नहीं रहती है या नहीं रहती, या पता नहीं उस वक्त टेक्नोक्रेट्स होंगे, या पता नहीं उस वक्त निगरान हुकूमत होगी। लेट्स सी क्या होता है, पाकिस्तान का क्या बनता है। हसीना वाजिद ने भी बड़े प्लान किए हुए थे, लेकिन उनके प्लान पूरे हुए नहीं। अच्छा जी, ओमनी ग्रुप के सरबराह, आपको पता है ना जरदारी साहब का एक स्कैंडल था बड़ा खौफनाक किस्म का, ओमनी ग्रुप का। ये शुगर का जो मिल्स हैं उनको ये ओन करते हैं, इनके ऊपर जाली अकाउंट का एक लंबा चौड़ा एक खाता था, FIA में केसेस चलते रहे हैं। तो ओमनी ग्रुप के जो सरबराह है ख्वाजा अनवर मजीद, इनको भी दिया जाएगा सदारती अवार्ड। इरफान नवाज मेमन, ये जी इनके ऊपर पहले से केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। इख्तियारात से तजावुज पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए थे। अब साकिब बशीर साहब ने इस पर बड़ा जबरदस्त एक कमेंट किया है। उन्होंने कहा जी, आम खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को बतौर ब्यूरोक्रेट मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर सितारा इम्तियाज अवार्ड देने की सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। 23 मार्च 2025 को यह अवार्ड दिया जाएगा। 1 मार्च की तौहीन अदालत सजा भी मुअत्तल नहीं हुई, इनको तौहीन अदालत इनके ऊपर लगी हुई है और खत्म भी नहीं हुई, और अपील अभी जेर इल्तवा पड़ी हुई है इनकी। ये जनाब इनके हालात है। हो सकता है कि जब ये अवार्ड लेने जाए तो इनके ऊपर तौहीन अदालत लग चुकी हो सकता है ये जेल चले गए हों, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इनको भी सदारती अवार्ड दिया जा रहा है। एक जी अवार्ड दिया जा रहा है रुबाब सिकंदर साहिबा को। ये राजा सुल्तान सिकंदर जो है, ये उनकी बीवी है, और नवाज शरीफ साहब के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे सईद मेहदी, उनकी बेटी है ये। और ये आजकल ग्रेड 21 में चीफ कलेक्टर इन्फोर्समेंट लाहौर है, और इनको जी इनकी खिदमात के एतराफ में इनके शौहर की बड़ी खिदमात है, आपको पता है। लेकिन इनके बारे में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, इस खातून के बारे में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि मैं पूरा एक वीलॉग इनके बारे में कर सकता हूं। और FBR की कारकर्दगी आपके सामने है, कभी भी वो अपना हदफ पूरा नहीं करता। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन जो है वो कहां पहुंची है, और कितनी करप्शन है इस महकमे के अंदर, और किन लोगों को इन्होंने कहां कहां पे लगाया, मैं आपको बताऊं। पूरा वीलॉग इनके ऊपर मैं कर दूं, आप हैरान हो जाएंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा तो कुछ भी नहीं है, उनकी वाइफ जो है वो एक और बहुत बड़ा अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है इस मुल्क में। तो बहरहाल अल्लाह का दिया हुआ तो नहीं है, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन हम खुद ही तोहफे बन जाते हैं। अब मामला यह है कि ये खातून जो है इनको भी दिया जा रहा है अवार्ड। सिकंदर सुल्तान राजा को भी दे देना चाहिए मेरे ख्याल में, और कोई रह गया तो उसको भी दे दे फिर अवार्ड। बल्कि इनको तो निशाने हैदर मिलने चाहिए सारों को, जैसी इनकी इस मुल्क के लिए खिदमात है। और बहुत सारे और भी हैं इस तरह के नगीने जिनको मिल रहा है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो लोग हकदार हैं, क्या उनका मजाक नहीं उड़ता जब ऐसे लोगों को मिलता है? या रियल में अगर किसी ने इस मुल्क की खिदमत की हुई है, इस हलाल इम्तियाज या सितारा इम्तियाज या सितारा जुर्रत या बाकी जो ये मेडल्स हैं, इनका क्राइटेरिया तो बड़ा टाइट होना चाहिए। बाकायदा एक कमेटी बननी चाहिए, वो बनी हुई है, लेकिन तरीके से उसके अंदर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट लोग बैठने चाहिए, फिर फैसला होना चाहिए। उठा के आप किसी को भी दे देंगे, ये तो आपका मुल्क और आपके अवार्ड जो है मजाक बन जाएंगे। सदारती अवार्ड है, कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है। ये तो सिर्फ उसको मिलना चाहिए कि जो ले वो ऑनर फील करे। अब आप इस तरह के लोगों को देंगे तो कल को जिसको भी मिलेगा मशकूक ही होगा, लोग कहेंगे यार इसने क्या किया है, इन्हों भी मिल गया, उन्हों भी मिल गया, उसको भी मिल गया। अपनी पसंद और नापसंद के ऊपर जो है वो अवार्ड दिए जाते हैं। बहरहाल एक और चीज है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 9 मई पर जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए उनकी मनसूबाबंदी फैज हमीद ने की है। अब ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। इससे पहले जो डिजिटल दहशतगर्दी की एक टर्मिनोलॉजी है उसमें भी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी फैज हमीद इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं पक्की बात आपको बता रहा हूं, मुझे पूरा शक है इस बात का। फैज हमीद साहब के खिलाफ जो है ना इदारा जाती मामलात के अंदर, यानी जो फौज के अंदरूनी मामलात हैं, वहां पे जो उन्होंने मिसकंडक्ट किया उस पर तो कार्रवाई हो सकती है, मैं इससे एग्री करता हूं। दूसरा, फैज हमीद साहब ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए करप्शन की वो साबित हो जाती है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं। लेकिन सियासत में मुदाखलत पर अगर फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई होती है ना, तो वो ये हुकूमत कभी नहीं होने देगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं।
फैज हमीद ने जितनी मुदाखलत इमरान खान के हक में की है ना, उससे ज्यादा मुदाखलत इमरान खान के खिलाफ भी की हुई है। अब इसके फैक्ट्स मौजूद है और ये बातें जो हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब अपने मुंह से कहते रहे हैं। ये बातें जो हैं ये PMLN के लोग अपने मुंह से खुद कहते रहे हैं। ये बातें मोहम्मद जुबैर भी कहते रहे हैं। ये बातें जो है बहुत सारे सहाफी जो नून लीग के बहुत करीब है वो बार बार बताते रहे हैं। इन्हीं बातों में से कुछ बातें जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि जी फैज हमीद साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उन्होंने पूरा जोर भी लगाया, हुकूमत को उन्होंने ऑफर भी की कि इमरान खान को भी फिक्स कर देता हूं, जो कहते हो मैं करता हूं, मुझे आर्मी चीफ बना दो। और फैज हमीद के लिए मुबैना तौर पर जो, क्योंकि ये भी एक इल्जाम लगा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं सलमान शहबाज, उन्होंने सिफारिश की थी कि फैज हमीद को लगाया जाए आर्मी चीफ। क्योंकि जब सलमान शहबाज मुल्क से भागे थे, जब इनके ऊपर केस चल रहा था, तो इनको गिरफ्तार किया जाना था, उससे बिल्कुल पहले ये मुल्क से भाग गए थे। और एक शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं अली इमरान, वो भी जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार होना था उनसे 2 दिन पहले उनको आगाह किया गया, वो भी भाग गए थे। तो इन दोनों को आगाह किसने किया था? बल्कि सलमान शहबाज के बारे में कहा जाता है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने उसको मैनेज किया था और उनको बाकायदा एक डिनर में टिकट फराहम किया गया था कि कल का टिकट है, निकल जा पाकिस्तान से, लेकिन अरेस्ट हो जाएगा नहीं तो तू। ये भी खबरें आई हुई हैं, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये खबरें रिपोर्ट हो चुकी है इससे पहले। मेरे ख्याल में मौजूदा हुक्मरान कभी भी नहीं चाहेंगे कि फैज हमीद के खिलाफ सियासी मुदाखलत का केस चले, वरना ये बुरी तरह खुद एक्सपोज हो जाएंगे। फायरवॉल के तजर्बे की वजह से नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना व्हाट्सएप की क्या हालत है और इंटरनेट की क्या हालत है, उसके ऊपर जितने भी लोग फ्रीलांस काम करते हैं बेशुमार घरों का चूल्हा जलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में, उन सब के चूल्हे बुझ गए हैं, उन सब का काम खत्म हो रहा है, उनको ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए हैं, वो काम डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो काम कर नहीं पा रहे, ऑनलाइन काम करते हैं ये लोग। तो जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए एक बहुत मुश्किल सूरत है, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इंटरनेट जो है वो इस दौरे जदीद के अंदर वो बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, लोग उससे इनकम जनरेट करते हैं, मुल्कों में ज़र मुबादला आता है और आप उल्टा उसको बंद कर रहे हैं। अब नाज़रीन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि खेल जो है वो अगले राउंड में दाखिल हो गया है और इस राउंड को फाइनल राउंड तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिस राउंड में ये खेल अब दाखिल हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। इमरान खान को लेकर, उनके केसेस को लेकर, उनके बाहर आने के इम्कानात को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे बढ़ते हुए मोमेंटम को लेकर और हुकूमत के हमायतियों की फ्रस्ट्रेशन को लेकर और उनकी हिकमत अमली को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई और अवाम में बढ़ते हुए गुस्से को लेकर, इन सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो एक नया सिनेरियो बन रहा है। ये पूरा का पूरा माहौल एक नए राउंड में आ गया है। इस अगले राउंड में क्या होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।